नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका इस क्लास में। यहाँ डेली करेंट अफेयर की रिवीजन क्लास होती है। इसमें जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वह लास्ट वीक के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वह कौन सा शहर है फ्रेंड्स? केवड़िया है। कौन सा शहर है? केवड़िया है। केवड़िया कहाँ पर है? यहाँ गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है। और आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है यहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यहाँ इनके स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कितने मीटर का है? 182 मीटर का है। यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। क्या है? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। ठीक है, इसलिए यहाँ सिटी फेमस है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो गुजरात ने योजना लॉन्च की है कि जो इलेक्ट्रिकल वाहन होंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाहन होंगे वह ही सिर्फ केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे। तो यहाँ भारत का एक लौता ऐसा शहर है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी है जो चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में हम कोई बातें जान लेते हैं। तो गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया है। केवड़िया में आवाजाही की अनुमति केवल ई व्हीकल्स को होगी। यह गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र में देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनने की घोषणा की है। यह योजना स्टार्ट की है। केवड़िया गुजरात का वह जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, मैंने आपको बता दिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और केवड़िया के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी मूर्ति के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ जो शहर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनली एरिया के रूप में माना जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और आज का यह हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा C0 का संबंध है। किसका? C0 का संबंध है। तो C0 किससे संबंध है फ्रेंड्स? मैं सबसे पहले C0 की बात करता हूँ। तो जो C0 है अपना, इसका संबंध है जो समुद्र होता है हमारा, जो सी होता है, सी के ऊपर कीचड़ होना। क्या होना? कीचड़ की परत जमना या शैवालों की परत जमना। किसकी? शैवालों की। आपने काई देखी होगी, यदि उनको अपने यहाँ जैसे हल्की हल्की जो हरी हरी काई हो जाती है, यदि उसको बड़ी मात्रा में खाने की चीज़ें मिल जाती है, उसको प्रचुर मात्रा में उसका आहार मिल जाता है, तो क्या होता है? वह बड़ा रूप ले लेता है। तो सेम अभी कहाँ पर? तुर्की का एक सी है, कौन सा? मरामरा। कौन सा है? मरमरा बोले या फिर मरामरा जो सी है, वहाँ पर ये C0 देखने को मिला है। यह सबसे पहले हमको 2007 में देखने को मिला था। ठीक है, इस प्रकार का जो C0 है सबसे पहले 2007 में देखने के लिए मिला था। तो इसका आंसर क्या जाता है फ्रेंड्स? तुर्की हो जाता है। अब तुर्की की बात करूँ तो आप फोटो में देख सकते हैं तुर्की कहाँ पर स्थित है अपना। तुर्की आता है अपने पश्चिमी एशिया। कौन सा होता है? वेस्टर्न एशिया प्लस साउथ यूरोप। ठीक है, साउथ यूरोप में टर्की आता है, मतलब कि 2 महाद्वीप में यह आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। एक मिनट, इसके आगे बात करूं तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो जीव जंतु है उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। जो जीव जंतु है, जो पानी के अंदर के जलीय जीव है, उनके ऊपर क्या होगा? असर पड़ेगा। और जो यहाँ के मछुआरे लोग हैं, कौन है? मछुआरे, उनको भी क्या करेगा? यह प्रभावित करने वाला है। पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां भी होगी इसमें। C0 से क्या होगा? पानी से जो जन्म लेती बीमारियां वह भी मतलब लेगी। ठीक है, और विश्व महासागर, इसी की यह कब देखा गया? तो विश्व महासागर के दिन। कब? 8 जून को। ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसका पता किया है। ठीक है, और विश्व महासागर की बात करूँ तो इस बार की जो थीम रखी गई है वह क्या है? द ओशियन लाइफ ऑफ लिवलीहुड। लाइफ ऑफ लिवलीहुड या लिवलीहुड। ठीक है, यह इस बार की थीम रखी गई है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और बातें आप देख लो। तो तुर्की पश्चिमी एशिया दक्षिण यूरोप में आता है। राजधानी इसकी अंकारा जाती है और राष्ट्रपति है रेसेप तैयप अर्दोन। ठीक है, रेसेप अय्यन जो अर्दोप है, यहाँ इसके राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने
में भारतीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया है? छेत्री के गोल हो गए, तो छेत्री कितने गोल हो गए हैं आप फोटो में देख सकते हैं 74। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं सुनील छेत्री की बात करूं सबसे पहले, सुनील छेत्री कहाँ से है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश में भी सिकंदराबाद के आते हैं, ठीक है, सिकंदराबाद के हैं, ठीक। और यहाँ स्ट्राइकर है, जो किस पोजीशन पे खेलते हैं? या स्ट्राइकर की पोजीशन पर खेलते हैं। अभी यहाँ कौन से नंबर पे है? तो सक्रिय फुटबॉल की बात करूँ, सक्रिय फुटबॉलर मतलब कि जो अभी खेल रहे हैं उनकी सूची में यहाँ दूसरे नंबर पर आ गया है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? रोनाल्डो है। कौन है? रोनाल्डो, ठीक है, जिनके कितने गोल है? 103 गोल है, ठीक। और सक्रिय उसमें दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन है? हमारे लियोनल मेसी, जिनके कितने गोल है यहाँ पर देख सकते हो आप, 72 गोल है। अब इनकी बात करूँ मैं सुनील छेत्री जी की, तो इनको क्या हुआ है? इनको क्या बोलते हैं? कैप्टन फैंटास्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्टन फैंटास्टिक भी बोला जाता है। इनको फुटबॉल रत्न मिल चुका है कब? 2019 में एक अवार्ड है फुटबॉल रत्न इनको मिल चुका है। इनको भारत की तरफ से अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? अर्जुन अवार्ड 2011 में, और 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, ठीक है, सुनील छेत्री जी को। यह हमारे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में से भी आते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। फुटबॉल से संबंधित यदि आपसे ट्रॉफी पूछ ली जाए तो भारत में बहुत ही फेमस ट्रॉफी एक संतोष ट्रॉफी। कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। और सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है फुटबॉल का? फीफा। कौन सा है फ्रेंड्स? फीफा सबसे बड़ा वर्ल्ड मतलब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? 2022 विश्व कप, फीफा विश्व कप 2023 के FC एशियाई कप के लिए संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड में यहाँ मैच में रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। सुनील छेत्री एक पेशेवर फुटबॉलर है, इन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग से एक न एक क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इससे इस इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलने वाली है उससे एक नया क्वेश्चन आपका आएगा। तो अभी किसे चुनाव आयुक्त घोषित किया गया फ्रेंड्स? वह है अरुण कुमार पांडे। किनको बनाया है? अरुण कुमार पांडे को चुनाव कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। मैं चुनाव आयुक्त की बात करता हूँ सबसे पहले। तो हमारे इंडिया में चुनाव आयुक्त कब स्टार्ट हुआ? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी के दिन ही हम क्या बनाते हैं? नेशनल वोटर डे बनाते हैं। कौन सा? नेशनल वोटर डे हम 25 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। हमारे सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 1950 में कौन बने थे? सुकुमार सेन जी क्या बने थे? चुनाव आयुक्त बने थे। उस समय सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन वर्तमान में कब? वर्तमान में अभी कितने होते हैं? एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं? दो चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चीफ होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 65 वर्ष की उम्र तक के या 6 वर्ष तक के इनका कार्यकाल होता है। जो भी पहले हो जाए इनका कार्यकाल होता है। और यह किन किन के चुनाव कराते हैं फ्रेंड्स? तो ये राष्ट्रपति के कराते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन होता है इन लोगों के चुनाव क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। यदि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भारत की एकमात्र मुख्य महिला चुनाव आयुक्त कौन रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ सारी इसकी डिटेल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राण देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन फॉरेस्ट की घोषणा की है? तो वहाँ फोटो में देख सकते हैं कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है, ठीक है। यह कहाँ के है फ्रेंड्स? हरियाणा के CM है, ठीक है। ये कौन है? हरियाणा के CM, इन्होंने योजना स्टार्ट की है। यदि वहाँ गवर्नर की बात करूँ अभी मैं, तो वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स? इस योजना के तहत जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना है, इसमें क्या किया है? जो जिन पेड़ों की उम्र कितनी हो गई है? 75 वर्ष हो गई है। जिन पेड़ों की उम्र कितनी हो गई है? 75 वर्ष हो गई है, उनको पेंशन के रूप में सालाना कितने रुपये मिलेंगे?
2500 रुपये मिलेंगे। इनको वहाँ के जो गांव के जो रहवासी है उनको इनके संरक्षण के लिए, जो 75 वर्ष से ऊपर के पेड़ हो गए हैं उनको उनके संरक्षण के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। यह पेंशन योजना के तहत इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि वृक्षों का मतलब संरक्षण करना, प्रोत्साहन, इसको वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है। अब जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना है यह कहाँ से स्टार्ट होती है? तो एक तो हरियाणा से स्टार्ट होती है और इसमें ऑक्सीजन वन योजना है जो स्टार्ट की है। तो यह ऑक्सीजन वन जो योजना है एक कहाँ से की है? एक तो करनाल में हुई है। ऑक्सीजन वन योजना कहाँ पर हुई है? एक करनाल में हुई है हरियाणा के, और एक पंचकुला में हुई है। ठीक है, पंचकुला में हुई है एक, और एक कहाँ पर हुई है? पंचवटी में हुई है। कहाँ पर हुई है? एक पंचवटी में। ये वन ऑक्सी, करनाल ऑक्सीवन, ठीक है, पंचकुला ऑक्सीवन और पंचवटी ऑक्सीवन स्टार्ट हुआ है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा से एक बहुत ही फेमस योजना स्टार्ट होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत के हरियाणा से स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? नेशनल डेयरी है। आपने सुना होगा नेशनल डेयरी रिसर्च। कौन सा है? नेशनल डेयरी रिसर्च। ठीक है, कब स्थापना होती है? 1955 में स्थापना होती है। और यह कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। अभी कहाँ पर है? करनाल में है। यहाँ पर एक क्लोन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक क्लोन बनाया गया है, वो भी किसका? भैंस का, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? गरिमा रखा गया है। किसका? गरिमा रखा गया है। राज्य वन्य विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुड़गांव में। यहाँ पर एक वन विहार है जो किसका है? पक्षियों के लिए फेमस है। वो कहाँ पर है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ पर है? गुड़गांव में। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने किसके सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, कौन सा है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इसका आंसर हो जाएगा पीरामल फाउंडेशन। कौन सा है? पीरामल फाउंडेशन। इसके तहत क्या हुआ है फ्रेंड्स? इसमें आकांक्षी जिले 112, कितने? 112 आकांक्षी जिलों में यह योजना स्टार्ट की है। इसमें क्या किया गया है? जो जिनके कोविड-19 के कम लक्षण रहेंगे उनको घर पर ही इलाज किया जाएगा। इस फाउंडेशन के तहत क्या किया जाएगा? जो नीति आयोग ने क्या किया, इसमें पीरामल फाउंडेशन को यह कहा है जिनके कम लक्षण रहेंगे, किसके? कोविड के। ठीक है, जिनको कोविड-19 के कम लक्षण है उनको घर पर ही इलाज दिया जाएगा। मैं आकांक्षी जिले का मतलब क्या होता है? जो थोड़े गरीब है या जो पिछड़े जिले होते हैं। ऐसे भारत के 112 जिले और कितने राज्य से, शायद 7 या 8 में भी कंफर्म नहीं है, पर इतने राज्यों से जिले लिए गए हैं हमारे, और यहाँ पर इनको क्या किया है? यहाँ पीरामल फाउंडेशन उनकी सेवा देने वाला है। ठीक, अब नीति आयोग की हमने तो बात कर ली। नीति आयोग कब बना फ्रेंड्स? तो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है। ठीक, नीति आयोग की और बात करूँ मैं तो यह किसके स्थान पर आता है? योजना आयोग के स्थान पर आता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। और अभी उपाध्यक्ष कौन है इनके? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार जी है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, इनके सीईओ हो जाते हैं। हम नीति आयोग को एक थिंक टैंक भी कहते हैं, सोचने वाली संस्था। ठीक, उद्देश्य क्या होता है नीति आयोग का? सहकारी संघवाद इसका उद्देश्य होता है। जो क्या करता है? केंद्र प्लस राज्य मिलकर नीति बनाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य मिलकर नीति बनाते हैं। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? और विवेक देवराव जी है, वीके सारस्वत है, रमेश चंद्र है, विनोद पाल या वीके पाल जी है, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह या केंद्रीय मंत्री इनमें शामिल होते हैं। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यह सारी इसकी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और यह नीति आयोग के बारे में है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कुल कितने भारतीय संस्थानों ने दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में जगह बनाई है? तो कुल कितने संस्थान हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 है। यह कौन सा है? IISc बेंगलुरु। कौन सा है? IISc बेंगलुरु। ठीक है, ये वाला। इसमें इनने क्या किया है फ्रेंड? जो रिसर्च के क्षेत्र में, रिसर्च करने के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर रिसर्च वाली जो श्रेणी है, 6 श्रेणी में क्या होता है? इसमें अवार्ड या
से 6 श्रेणी बनती है। किसमें, QS में कितनी श्रेणी बनती है, 6 श्रेणी बनती है, जिसमें से एक श्रेणी होती है रिसर्च वाली। तो रिसर्च वाले में बेंगलुरु पहले नंबर पर आया है, दुनिया में यहाँ पहले नंबर पर है, जहाँ पर रिसर्च टॉप मोस्ट रिसर्च यहाँ पर होती है या पहले नंबर पर है। ठीक है, कौन, बेंगलुरु। और बाकियों की क्या स्थिति है फ्रेंड्स, IIT बॉम्बे वगैरह की, तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि IIT गुवाहाटी की बात करूँ मैं, किसकी, सबसे पहले IIT गुवाहाटी की बात करूँ तो IIT जो गुवाहाटी है वह रिसर्च करने के मामले में 41वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 41वें नंबर पर है IIT गुवाहाटी। ठीक, अब जो 200, अब जो टॉप 200 की बात कर रहे हैं विश्वविद्यालयों की सूची में, इसमें IIS का कौन सा नंबर है, IISc का कौन सा नंबर है, तो इसमें 186 नंबर पर है, कौन, IISc। और IIT बॉम्बे कितने नंबर पर रहा है, IIT बॉम्बे 177 नंबर पर रहा है। और लगातार या चौथे वर्ष IIT बॉम्बे भारत में इसने टॉप किया है। ठीक है, भारत में इसने फर्स्ट पोजीशन पर रहा है यहाँ, कौन, IIT बॉम्बे। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि रिसर्च करने की श्रेणी में IIT बेंगलुरु जो है पहले नंबर पर रहा है दुनिया के, और IIT गुवाहाटी 41वें नंबर पर रहा है। लेकिन यदि मैं QS की विश्वविद्यालय की जो सिटी है ओवरऑल वाली, तो ओवरऑल में IIT जो मतलब बॉम्बे है वहाँ 177 नंबर पर रहा है, और बेंगलुरु 186 नंबर पर रहा है, और IIT दिल्ली 185 पे रहा है। ये 3 हमारे IIT दिल्ली, ठीक है, ये 3 हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टॉप 200 में जिनने जगह बनाई है। अब आप बोलोगे पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर आता है मैसाचुसेट्स। कौन सा, मैसाचुसेट्स USA की है, यह MIT बोलते हैं इसको, यह USA की है जो पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम में सुना होगा आपने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यह सेकेंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पर आती है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। IIS बेंगलुरु दुनिया के टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज का यह हमारा सब समाप्त होता है। अब हम रिवीजन देख लेते हैं कल का और परसों का, हम आज 2 दिन का रिवीजन एक साथ करेंगे। तो क्वेश्चन है, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह रणजीत सिंह देसाले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम फटाफट रिवीजन करते हैं क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कल पढ़ चुके हैं और इसकी डिटेल आपको जानना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। हाल ही में जिस देश के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग क्या है, इकोसॉक के लिए 2022-2024 की अवधि के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है फ्रेंड्स, यहाँ भारत को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योन बना 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव, तो यह कौन सा है फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है ये, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री है, तो यह किसके है फ्रेंड्स, अपने नाइजर, मालदीव के। कौन से है, संयुक्त राष्ट्र मालदीव के ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा बेस्ट नाटक अवार्ड में दी है। बेस्ट नाटक कौन सा है, तो सेव मी 2 है। ठीक है, कौन सा है, सेव मी 2 है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु जिस मिशन को लॉन्च किया है वह कौन सा है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यह कल का रिवीजन है, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो असम में आता है। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना नेवी के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को सीप में सेवा मुक्त किया गया, तो INS संध्याक है। शिक्षा मंत्रालय ने PGI जारी किया, इसकी शुरुआत कब होती है, 2019 में। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज पहल पोर्टल तथा शुभारंभ किया। इस मंत्री के मंत्रालय के मंत्री कौन है, थवर सिंह गहलोत है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है, कहां पर, दिल्ली में। हाल में PM नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट लॉन्चिंग किया, किस स्थान पर है, तो वह पुणे से किया है। भारत रत्न, यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कौन सा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अपने पुरस्कारों को स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत सरकार के जो पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सबसे पहले आता है भारत रत्न, फिर क्या आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। इसकी तर्ज पर कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्यों के जो पुरस्कार है वह करने की घोषणा की है, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।